दिन बीते रे भैया तब सुख आयो रे। रंग जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया तब सुख आयो रे। रंग जीवन में नया लायो रे। होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। बहुत ही एवरेज बजट है, मतलब जो उम्मीदें थी लोगों को, जिस रूप में चुनाव कैंपेन में जो आशा आकांक्षाएं बढ़ी लोगों की, जिस रूप में कैंपेन किया गया, तो लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें जगी हुई है। और रेल बजट आया चाहे ये सामान्य बजट आया, तो मैं समझता हूँ कि लोग बहुत निराश हुए हैं। राजस्थान को केंद्र की सरकार ने काफ़ी अच्छा पैकेज दिया है। मैं समझता हूँ आदरणीय वसुंधरा जी जो पिछले समय दिल्ली में गई, प्रधानमंत्री महोदय से मिली, सभी मंत्रियों से मिली, उसका जो लाभ मिलना चाहिए राजस्थान प्रदेश को वो इस बजट में साफ दिखता है। इस बजट में बहुत अधिक बैलेंस तरीके का इस्तेमाल किया गया है। रूरल डेवलपमेंट से लेकर के मार्स मिशन तक प्रत्येक मद के लिए एक बैलेंस तरीके से डेवलपमेंट में एक पैराडाइम शिफ्ट लाने की बात की गई है। महिलाओं को समर्पित बजट है, युवाओं को समर्पित बजट है, और सबसे बड़ी बात इस बजट की जो है वो कृषि के क्षेत्र के लिए बहुत अद्भुत सुधार किए गए। इन्होंने किसान की बहुत बड़ी बात करी, जो है लोकसभा चुनाव के अंदर भी। आज किसान को जो है किसान का टीवी चैनल चला के और उन्होंने कह दिया हमने किसान को सब कुछ दे दिया, जबकि किसान के सामने आज सबसे बड़ी बीज की समस्या है, सबसे बड़ी सिंचाई की पानी की समस्या है, सबसे बड़ी बिजली की समस्या है, सबसे बड़ी जो समस्या खाद की है। ये व्यवस्था जो है उसमें कहीं न कहीं सब्सिडाइज रेट से जो है ना आप किसान को देने की जरूरत है, ये बात इन्होंने कहीं नहीं करी। शंकर जी, अब मेरा सवाल आपसे है, अशोक परनामी जी एक पैकेज का जिक्र कर रहे थे, वो पैकेज क्या है? क्योंकि अभी तक बजट में वो चीज़ खुलकर सामने नहीं आ पाई। राजस्थान को ऐसा क्या खास मिला जिस पर वो इतने उत्साहित थे? देखिए, ये है कि पिछली बार हमारे राजस्थान में 6 मंत्री थे, कांग्रेस सरकार के समय में 6 मंत्री थे केंद्र में। उस वक्त क्या क्या चीज़ें घोषणा हुई थी, पहले आप मुझे वो बता दो। हमेशा मुझे उस पर जाना भी नहीं, मेरा सवाल आज के बजट का लेकर है। आज के बजट की बात कर रहा हूँ। मेरा ये कहना ये है कि देश भर का बजट बनता है और उसमें कोई एक एक स्टेट के बारे में सारी घोषणाएं नहीं होती। अब जैसे पानी के बारे में बात आई है, तो पानी के बारे में उन्होंने जो बजट एलोकेशन किया है उसका बाद में प्लानिंग कमीशन बैठ करके तय करता है कि किस स्टेट में ज्यादा आवश्यकता है, किसमें कम। दिल्ली का जिक्र है यहाँ पर, दिल्ली के लिए अच्छा पैकेज मिला है, पानी बिजली के लिए दिल्ली को पैकेज मिला है, अलग से नाम हुआ है। दिल्ली तो ये है ना कि डायरेक्ट स्टेट है, दिल्ली तो डायरेक्ट वहां बैठे हैं सब लोग, बात ये। लेकिन बाकी बनारस के बारे में क्या कहेंगे आप? बनारस में क्या दिया है? बनारस में केवल गंगा को सफाई के लिए पहले से ही बात है, वो एक जगह की नहीं है, वो तो पूरी लाइन है, उसको साफ करना पड़ेगा गंगा की, उसके लिए बनारस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात। मेरा ये कहना है ब्रॉड वे में आपको ये देखना चाहिए। जैसे अपन किसान की बात करते हैं, मैं ये कहता हूँ इस बजट में किसान के लिए सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपया दिया है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। फिर जो किसान को मोदी जी ने पहले भाषण में कहा था कि हम सोइल टेस्ट करके और उसको एक कार्ड देंगे कि भाई तुम्हारे यहाँ पर इतनी फर्टिलाइजर डालना है, ये डालना है, उसके लिए 100 करोड़ रुपया एलोकेट किया, 56 करोड़ रुपए की एक लेबोरेटरी लगाने की बात कही है। इसी तरह से किसान के लिए जो है 8,000 करोड़ रुपए का नाबार्ड से प्रोविजन किया, जो अटल जी के समय में 4% पे ले आए थे। अभी परिस्थितियाँ ऐसी है तो 7% पे उनको लोन देने की बात कही है कि 8,000 करोड़ रुपए का पहले साल में हमने प्रोविजन किया है। तो ये जो किसान के लिए जितनी बातें आज इस बजट में करी है उतनी बातें कभी भी नहीं हुई। और जो इंटरेस्ट में जो छूट चल रही है किसान की, वो एज इट इज रखी है। यूरिया का दाम नहीं बढ़ेगा, फर्टिलाइजर का, ये उन्होंने कमिट किया है कि फर्टिलाइजर का दाम नहीं बढ़ेगा, और जो इंटरेस्ट के अंदर जो किसानों को छूट चल रही थी वो एज इट इज रहेगी, और उसके अलावा ये प्रोविजन किया है जो शंकर जी बिल्कुल मैं मानता हूं किसानों के लिए बड़ी सौगात सरकार ने दी है, लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं आ जाता है, पेयजल को लेकर मैं जिक्र करता हूं, साथ में सिंचाई के पानी। आपने कहा सिंचाई के लिए जिक्र हुआ है, लेकिन सिंचाई के लिए आप साधन दे देंगे, पानी कहाँ से आएगा, ये जिक्र नहीं हुआ। किसान उसी के बाद तो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेगा, उसी के बाद फसल उगाएगा। ये तमाम जो घोषणाएं हैं, पानी से बुनियादी सवाल नहीं लगता। पहले भी कहा था, और यही सुशील जी भी बैठे थे और मैं भी बैठा था, दोनों ने हमने कहा था कि ये पानी का विषय ऐसा है, इतना सेंसिटिव विषय है कि इसके ऊपर राजनीति नहीं करे, दोनों पार्टियां मिलकर काम करें। कारण ये है कि पानी एक ऐसी चीज़ है कभी पैदा नहीं की जा सकती। आप बिजली पैदा कर सकते हो, सब कुछ पैदा कर सकते हो, लेकिन पानी पैदा नहीं कर सकते। पानी तो जहाँ से आएगा वहीं से आएगा, जितना अवेलेबल है उसी को यूज करना पड़ेगा। बाबूलाल जी चलिए, मैं बिल्कुल, जो शंकर जी ने कहा कि दोनों पार्टियां ये कहती है कि पानी पर बात मत कीजिए, क्योंकि दोनों पार्टी को पता है पानी ला नहीं सकते, लेकिन बाकी चीजों को जनता को बताकर गुमराह कर सकते हैं। क्या ऐसा है? नहीं, देखिए मैं पानी के लिए बात करना चाहूंगा।
पानी के लिए हमने वैसे नदियों को जोड़ने की बात कही है, पर वो एक लंबी प्लानिंग है। अब ये सुशील जी कहेंगे साहब आपने भ्रमित कर मतलब दिया। एक साल के बजट की बात कर रहा हूँ, साल भर में होने वाला शंकर जी, नहीं है, मैं वो तो उसी की बात 20 साल लगेंगे। सीधा जवाब चाह रहा हूँ आपसे। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान में पानी आता है बांकरा से, हमारा जितना पानी है वो हमको दे दीजिए। हम बात करते हैं यमुना के पानी की, हमारा यमुना का पानी है जितना यमुना का दे दीजिए। और फिर नर्मदा की बात करते हैं, नर्मदा का पानी, हमको नर्मदा का पानी दे दीजिए और चंबल में नहरें जोड़ दीजिए। हम इससे जितनी पैदावार होती है उसकी 2.5 गुण की गारंटी मैं लेता हूँ। पर कहीं विज़न कहाँ आया ये देखने की बात है। ठीक है 8,000 करोड़ की हैं, तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये बही खाते अभी पूरे साल में नहीं देख पाए, 1.25 महीने के बही खाते देखे हैं, अभी देखेंगे, विचार करेंगे, आगे नीतियाँ और बनेंगी, ये अच्छी बात है। और मैं मान के चलता हूँ राजस्थान को। अब दूसरी बात मैं आपको निवेदन कर दूँ कि 3 लाख बैरल तेल आज हम दोहन कर रहे हैं, तुरंत प्रभाव से रिफाइनरी आनी चाहिए थी। कहाँ आया कोई विजन इसमें? तो क्यों नहीं आया? क्या रिलायंस को इतना सब कुछ दिया जाएगा? तो ये कब तक टॉलरेट करेगा? एक छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे तो हम कितने एंसिलरीज वहाँ लेकर के आते, कितने उद्योग वहाँ पनपते। आज ऑटोमेटिक आपकी जितनी आज टैक्स की जो कमाई है, उस टैक्स की कमाई आपकी 8 गुनी हो जाती। बाबूलाल जी आपको छोड़ेंगे नहीं शंकर जी, बिल्कुल जो चीजें छूट गई हैं उनका जिक्र क्यों नहीं करते आप? रिफाइनरी सबसे बड़ा मसला। नहीं, रिफाइनरी तो लगने की बात हो ही चुकी है, इसलिए रिफाइनरी के लिए अलग से क्या बात करनी है? एक बात कब आएगी? तस्वीर आज भी क्लियर नहीं है, जैसे संजय जी जिक्र कर चुके हैं, बहुत कुछ करेंगे आप, कांग्रेस कब करेंगे ये तो बताएंगे आप? जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने एमओयू किया हुआ उसके हिसाब से काम चल रहा है, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? वो तो सारे तेल की खुदाई मैं खुद देख करके आया हूँ जैसलमेर जाकर के। तेल की जो कुएं हैं, जो उनको डीमार्क कर रखा है, ये कर रखा है, वो तो सारा काम चल रहा है उसमें। पहली बात। दूसरी बात, तेल के बारे में बात करना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि जिन स्टेटों में रॉयल्टी पैदा हो रही है, मेजर मिनरल्स की बात है, तो मेजर मिनरल्स में रॉयल्टी आ रही है, उनको ये रॉयल्टी हम बढ़ाएंगे, ये बात कही है उन्होंने। रिवीजन की बात की संजय जी, बिल्कुल मैं इसी पे आ रहा हूँ। सालाना 1200 करोड़ की रॉयल्टी अभी राजस्थान को करीब मिलती है मेजर मिनरल्स में। 58 तरह के मिनरल्स का यहाँ व्यावसायिक इस्तेमाल होता है, 80 करीब हम लोग माइनिंग करते हैं। आपको क्या लगता है कि राजस्थान के लिए ये बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा ये बहुत अच्छा अगर रिवीजन होता है? देखिए, माइनिंग राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। माइंस के साथ साथ उनमें जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज है उसका भी काफ़ी अच्छा काम होता है, लोगों को बहुत एम्प्लॉयमेंट मिलता है और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आता है। तो नो डाउट माइनिंग में यदि कोई भी इंक्रीज़ होता है फीस में तो स्टेट गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा होगा और वो पूरे स्टेट के डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। लेकिन अब क्या रेट में इंटरेस्ट क्या अभी इंक्रीज़ हो रहा है वो इसमें कुछ क्लियर अभी आया नहीं है, वो देखना पड़ेगा। बट नेचुरली यदि माइंस में इंक्रीज़ होता है तो वो राजस्थान को फ़ायदा ज़रूर होगा इसमें। सुशील जी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजस्थान को मिली है, सोलर प्लांट का जिक्र किया गया है, अजमेर को हेरिटेज सिटी के तौर पर डेवलप करने की बात है। हेरिटेज सिटी तो पहले ही पिछली सरकार ने ही कर दी थी, हमारी जोधपुर से जो सांसद मंत्री थी उन्होंने उसमें घोषित हो गया था, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब बजट और कोई बजट का उसमें भी डिक्लेरेशन नहीं है। और राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय के अलावा राजस्थान को और कुछ नहीं मिला है। और आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी जो 163 सीट ले गई थी, उन्होंने कहा था राजस्थान को विशेष दर्जा मिलना चाहिए, उसके लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए। चाहे पानी की समस्या है, चाहे किसानों के लिए समस्या है, चाहे बिजली की समस्या है, लंबा इलाका है, भौगोलिक स्थिति है, सबको ध्यान में रखते हुए राजस्थान को विशेष दर्जे की मांग राजस्थान की मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सामने रखी थी। लेकिन एक भी झलक इस बजट के अंदर कहीं नज़र नहीं आई। राजस्थान को कोई राहत इसमें नहीं मिली है और कोई बड़ा प्रोजेक्ट राजस्थान को इसमें नहीं मिला है। आप देखिए कि पानी की सफाई गंगा की हो, अच्छी बात है, लेकिन जो भाखड़ा से जो पानी आ रहा है पंजाब में, जो गंदा होकर के आ रहा है, जहरीला होकर के आ रहा है, आपके बॉर्डर इलाके के अंदर नहरों में जो पानी बह रहा है उससे कैंसर की बीमारियां फैल रही हैं। अभी आपके मुख्यमंत्री जी बीकानेर डिवीजन में गई थी, जब ये चीज़ सामने आई लोगों के सामने कि वहाँ की सफाई हो, पानी साफ होकर के आवे, वहाँ का भी व्यवस्था ऐसी हो कि जो जहर पंजाब के लोग इंडस्ट्री का उसमें डाल रहे हैं राजस्थान के अंदर वो आ रहा है। आम आदमी की स्थिति पानी की पीने की जो है वो चिंताजनक है। उस पर कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं दिया जो सभी नदियों की सफाई हो। आप ये देखिए कि वाराणसी में, चलिए सुशील जी, एक और शंकर जी, एक और सवाल उठता है। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल क्लस्टर के रूप में डेवलप करने की बात थी, काफी बात को लेकर प्रयास किए गए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसमें कुछ नहीं है, इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया उन्होंने। देखिए सुशील जी ये कह रहे थे कि भाई राजस्थान को विशेष दर्जा ही नहीं मिला और पानी के लिए कुछ पैसा नहीं मिला, ये नहीं मिला। तो पिछले 5 साल में 500 बजट जब पेश हुए थे, उससे पहले मुख्यमंत्री जी राजस्थान के अशोक गहलोत साहब जाकर के केंद्र को कह के आए थे और केंद्र में हमारे 6 मंत्री थे, उस वक्त भी दर्जा नहीं मिला और आज भी नहीं मिला। आज तो पहला बजट है हमारा। लगातार पंजाब से पानी आ रहा है, पानी अपना रोका जा रहा है, पानी पूरा नहीं दिया जा रहा। बाबूलाल जी ने कहा साहब जहरीला पानी आ रहा है,
एक मिनट, ये पूरी तो बात तो पंजाब में सुन ले। आपकी सरकार है, एक मिनट, दिल्ली में पूरी- आपकी सरकार है, यहाँ आपकी सरकार है। पूरी बात अब तो वो सुन ले साहब। पहले क्या था, वो उसकी तो जो नहीं, नहीं हुआ, मैं जो अब बात आप- कर रहा हूँ वो जनता उसकी ने आपको उसी- सरकार सौंप दी है। उसी बात अब पे आ रहा आपको हूँ। निर्णय करना है, उसी बात आपको पे आ रहा जनता हूँ। को रिजल्ट देने हैं। इन्होंने आपको किया, अपने हमने वादे इनको पूरे हटा करने हैं। दिया। उसी बात पे आपको आ रहा हूँ अपने मैं। वादे पूरे करने हैं। उसी बात पे आ रहा हूँ मैं। दूसरी बात ये है उसमें कि जो पंजाब का ये जो पानी का मसला है, इसके अंदर क्या है कि शुरू से हम ये मांग करते आ रहे हैं, पहले से ही मांग करते आ रहे हैं, बराबर चलता है। पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी मांग करी थी, हमने भी मांग करी थी कि ये जो भाखड़ा नांगल का जो बोर्ड बना हुआ है, उस बोर्ड के अंदर क्या है कि 4 स्टेटों के, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के प्रतिनिधि होने चाहिए। उसमें क्या है कि स्थिति ये हो रही है कि हमारा राजस्थान का पानी का तो तय कर रहे हैं वो, और प्रतिनिधि हमारा है नहीं, है ही नहीं। प्रतिनिधि हमारा नहीं है और पानी हमारा हिस्सा वो तय कर रहे सब हैं। कुछ तो इसलिए आपके हमने पास उसके है, बारे अब में इस समय का लाभ लेवे, जनता के हित में, हाँ, राजस्थान के हित में फैसला करा मैं। उसके बारे में आगे जो चर्चा होगी, क्यों 5 साल हमने भी कहा, आप 5 साल आपने भी किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने ये कहा ना, ये तो एक प्रकार का अनजस्टिस है, उसके कुछ कानून है, कानून की कुछ पेचीदगियां हैं। और पानी की जहाँ तक बात है, पानी की जहाँ तक बात है, आपको ये पता होगा, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, पानी अपने हिस्से का कोई देना नहीं चाहता, बल्कि अपने हिस्से से ज़्यादा पानी लेना चाहता है आज की तारीख में। बिल्कुल, सवाल यही है, क्या ये बजट अच्छे दिनों की तस्वीर है? इस पर बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद फाइनल कमेंट पर बात करेंगे। हमारा जो राजस्थान है बहुत पिछड़ा हुआ है, और अपने बीजेपी के लिए जो 2500 सीटें गई हैं, तो इसमें हमको विशेष दर्जा मिल जाता तो हमारा राजस्थान आगे बढ़ जाता, बहुत उन्नति के तौर पर चला जाता। जो इन्होंने अच्छे दिन जो लाने वाले थे, उसमें से एक भी अच्छा दिन शायद आम जनता के लिए नहीं लग रहा है। जो बजट जो पास हुआ है, ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए, आम जनता जो गरीब आदमी है या मध्यम वर्गीय, उससे ये कहीं छूता नहीं है। बजट में होम लोन पे जो छूट करी गई है, उसमें किसी गरीब को तो राहत दी नहीं गई है, सिवाय पैसे वाले के अलावा, क्योंकि जो भी लोन वगैरह लेने वाले हैं वो सब पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग जानते हैं। गरीब आदमी को तो किसी तरीके की राहत मिली नहीं। दुख भरे दिन बीते रे भैया, तब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया, तब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया, दुख भरे दिन बीते रे भैया, तब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया, तब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। सरकारी खर्चा कम किया, इसका मतलब क्या है? आम लोगों के लिए जो सरकारी निवेश है, जिसके चलते हुए रोजगार पैदा होता है, जिसके चलते हुए लोगों के हाथ में खरीदने की आमदनी बढ़ती है, वो लोगों के अंदर खरीदने की शक्ति को आपने घटाया और बड़े पूंजीपतियों को और विदेशी पूंजी को मुनाफे बनाने का मौका दिया। The budget seeks to improve the health and wealth of the individual and the nation. It is aimed at Operation Revival of the nation's economy. चिदम्बरम और मनमोहन सिंह ने जो पिछला बजट दिया, उसका एक तरह से थोड़ी बहुत चाशनी लगा करके ये पेश किया गया। इसमें ना अच्छे दिन हैं ना बुरे दिन हैं, यानी जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं हम लोग। मोदी जी की सरकार का आज जो पहला बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने पेश किया है, इसमें अगर आप देखें तो एकदम लॉन्ग टर्म रोड मैप ले डाउन किया है। कैसे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, कैसे देश में इन्वेस्टमेंट साइकिल रीइग्नाइट होगा। बिग फाइट में आज के इश्यू से जुड़ा हमारा सवाल था कि क्या अरुण जेटली के बजट को अच्छे दिनों की शुरुआत माना जा सकता है। इस पर आपकी राय हमें मिली। 65% दर्शकों ने माना कि हाँ, इसे अच्छी शुरुआत माना जा सकता है, लेकिन 35% दर्शक इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। बाबूलाल जी, अब मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि क्या माना जाए इसको, क्योंकि अच्छे दिनों की शुरुआत पर दर्शकों की राय आ चुकी है। शरद यादव ने बोला कि हम जहाँ थे वहीं हैं, लेकिन पीयूष गोयल ने जो बोला कि आगे का रोड मैप इसमें नज़र आता है। तो आपको क्या लगता है कि सच में विजन तो है, लेकिन उस पर काम करने की ज़रूरत अगले 4 साल होगी? बिल्कुल निश्चित रूप से विजन तो है, दिशा तो है, इसको नकारा नहीं जा सकता, पर इस दिशा पे काम कितना होगा ये संशयात्मक है, क्योंकि ऐसे विजन बराबर दिखाए गए हैं और नकारात्मक रिजल्ट आते रहे हैं।
और अभी भी स्थितियां यही हैं कि जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि इसी बजट में जब एफडीआई की बात करें, जब पीपी मॉडल की बात करें, गाँव के लिए समझ लीजिए कि दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना लाएं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना लाएं और फिर उनका रोड मैप नहीं दें कि हम कब करेंगे, क्या करेंगे। तो रोड मैप, अगर कोई भी योजना हो उस बजट में उसका रोड मैप होना चाहिए। हम कहाँ से पैसा लाएंगे, कितना पैसा इसमें खर्च करेंगे और उसमें साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, जैसे कईयों में पर बात की जानी चाहिए। 2019 तक हम करेंगे या 2022 तक ऐसा हो जाएगा, ये दिया उन्होंने, इसमें दिया है, पर ऐसा होना चाहिए था। हर योजना में आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए। आपको क्या लगता है संजय जी, इस बजट की तस्वीर कैसी लगती है? फ्यूचर इंडिया का जो जिक्र है वो कैसा लगता है आपको? देखिए, मैंने शुरू में ही बताया था कि ये बजट में कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। इस बजट में तो विज़न पूरा क्लियरली नहीं आ रहा है। आगे का बजट का तो आगे भविष्य ही बताएगा, लेकिन जो सरकार चाह रही है वो इसमें क्लियर कट नज़र आना चाहिए। नई सरकार का इसमें विज़न नज़र आना चाहिए। अर्थशास्त्री के नाते आप कितना नंबर देंगे इसको में, अगर 10 में से नंबर देने हुए तो? देखिए, मैं इसमें आपको क्या बताऊं, बट मेरे ख्याल से 4 मार्क्स, 10 में से 4 मार्क्स का, और बिलो एवरेज इसको माना जा सकता है। सुशील जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या विजनलेस का जिक्र हम लोग कर चुके हैं, लेकिन क्या किया जाना चाहिए था, क्या सुझाव हो सकता है आपका? देखिए, जो वादे इन्होंने किए वो उसमें साफ नज़र आने चाहिए थे। एक निश्चित कार्यक्रम नज़र आना चाहिए था, किस तरह से वो इसको पूरा करेंगे। कहीं भी मोदी जी का जो विजन चुनाव से पहले था, चुनाव के दौरान जो था, वो इस बजट में कहीं भी नज़र नहीं आया है। जेटली जी ने सिर्फ जो पहले से जो चला रहा है उसको स्वीकार किया है और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए बजट वैसे ही उन्होंने पेश किया है। लेकिन जो वादे उन्होंने किए थे पूरा करने का कहीं भी दृष्टिकोण, कोई सीमा रेखा, कोई कार्यक्रम इस तरह का नहीं दिया जिससे बेरोजगारों को रोजगार की बात हो, किसानों को पानी बिजली की जो उसकी समस्या निराकरण की बात हो, दूसरी महिलाओं के लिए जो 150 करोड़ रुपए रखा है, 50 करोड़ महिलाएं हैं, आपके 3 रुपये पर महिला आता है। निर्भया का कोई इसमें जिक्र नहीं है। आपको कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर ये लगे कि मोदी जी का जो विजन है उसमें नज़र आ रहा हो। और देश का नौजवान, देश की महिलाएं और देश का किसान, देश का मजदूर, जो इन्होंने जो सपने दिखाए वो पूरे करवाना चाहता था। अच्छे दिन आना की बात कर रहे थे, लेकिन कड़वी गोलियां ही खिला रहे हैं। और बजट से पहले ही तो उन्होंने किराया बढ़ा दिया 14.5%, रेल भाड़ा बढ़ा दिया 6.5%, उन्होंने माल भाड़ा बढ़ा दिया। और आप देखिए कि 1 रुपये 59 पैसे इन्होंने तेल के बढ़ा दिए। बजट से पहले बढ़ा बढ़ू के सारा काम इन्होंने नक्की कर दिया है। तो जो स्थिति है वो स्पष्ट है, जनता ठगी गई है, जनता के सामने जनता को न्याय नहीं मिला है और इसमें कोई विजन नहीं है। देश को आने वाले समय में नौजवान जो है इससे निराशा का भाव पैदा हुआ है। मैं अब फाइनल में आपसे चाहूँगा, कल से जी एक तो जो ब्लैक मनी पे जो बहुत ज़्यादा बजट से जो पहले बात हुई थी, उसका इसमें बिल्कुल जिक्र नहीं है, जो कि पता नहीं क्यों नहीं है। दूसरा, कंपनीज एक्ट पे भी लोग काफ़ी परेशानियाँ थे जिसका कि जिक्र इसमें आना चाहिए था, वो नहीं है। तीसरा, लैंड एक्विजिशन एक्ट में भी काफ़ी संशोधन की ज़रूरत थी, जो कि इस बात की गई थी, घोषणा पत्र में भी उसका जिक्र इसमें बिल्कुल नहीं है। वो तीनों बहुत शंकर जी, जो कमियां रही केंद्र के बजट में, जो तस्वीरें सामने आई, विशेषज्ञों ने जो चीज़ बताई, कल से राजस्थान का विधानसभा सत्र है, 14 तारीख को सोमवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अपना बजट पेश करेंगे। क्या लगता है कि राजस्थान की जो कुछ उम्मीदें हैं उस बजट में पूरी हो पाएगी? क्योंकि उस दिन फिर हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। का बजट आएगा तब अपन बात कर लेंगे। अभी तो केंद्र के बजट की बात अपन कर रहे हैं। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं केवल, उसके बाद में मेरी बात बाइंड अप करूंगा मैं, कि बार बार में कह रहे हैं कि साहब लिमिट बढ़ानी चाहिए थी, लिमिट बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी। आप पूरा आज़ादी के बाद में आज तक एक भी बजट ऐसा बता दें इसमें 50,000 रुपये की लिमिट एक साथ बढ़ाई हो। कभी 30,000, कभी 20,000, कभी 10,000, ये लिमिट बढ़ाते रहे हैं। 2 लाख से 2.5 लाख कर दिया हमने। 1 लाख रुपए की जो ATCC की छूट थी वो 50,000 रुपये एक साथ कभी बढ़ाई हो तो बता दे कोई भी आदमी। और 1.5 लाख रुपया जो अभी टैक्स जो अपने होम लोन पे है उसको कभी 2 लाख रुपया एक साथ किया और 50,000 रुपये बढ़ाया हो तो बता दें। 3 इतने बड़े स्टेप लिए हैं, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि नहीं कोई रोड मैप। इन्हीं घोषणाओं के दम पर कल आप अखबारों में सुर्खियां लेंगे। सुनो 1 मिनट, मैं पूरी बात कर लूं मेरी। दूसरी बात ये है कि जो आपने ये देखा होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में अरुण जेटली, छोटे में बताइए, अरुण जेटली जी ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में साफ साफ कहा कि पिछली सरकारों ने बार बार में पॉलिसियां बदल करके हमारी देश की सारी स्थिति खराब कर दी। जैसे वोडाफोन का केस हमारे सामने है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उस पर टैक्स लगा दिया, उसके कारण से क्या है वो इन्वेस्टमेंट हमारा डाउन हो गया। उन्होंने कहा कि इसको हम
रिवाइव करके उसको ठीक करेंगे और इसमें इस तरह की स्थायी पॉलिसी बना देंगे कि इसके अंदर कोई भी इन्वेस्टर बाहर का है तो उसको किसी तरह की इनसिक्योरिटी फील ना हो और उसको ये नहीं लगे कि कोई परिवर्तन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अगर 5 साल के लिए कोई आदमी आता है तो 5 साल की हमारी पॉलिसी फिक्स कर देंगे उसके ऊपर। चलिए ये बजट सिर्फ अडानी और अंबानी अच्छे के लिए दिनों की है, शुरुआत की उद्योगपतियों के लिए बात है। थी, कहां तक अच्छे दिन जाते हैं अगले 5 साल में देख लेंगे। फिलहाल अगले 9 महीनों की क्या तस्वीर होगी, सरकार क्या कुछ करेगी, इस बजट में हमारे सामने आ चुका है। यहां हम सभी खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और आपसे विदा लेंगे इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो। नमस्कार।